एलॉन मस्क तक ने ये कहा है कि एआई आने वाले वक्त में बहुत घातक होने वाला है। भैया तो किसी को लोकल से ग्लोबल फील्ड तक पहुंचना कितना आसान और कितना मुश्किल है। ये आपके एक शादी के भी कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं। ब्रेन है उसमें, जो लड़की सामने बैठी थी जस्ट जनरली ऐसे हेलो हाय हुआ, उसकी चिट जो है उसमें से निकली, तो वो अगर मैंने धुल दी होती तो वहीं खत्म हो गया होता। हेलो दोस्तों, मैं रेहान खान और हमारे साथ हमारे मंच आज़मी पॉडकास्ट में मौजूद है मनीष जी, जो कि एक ग्लोबली बिजनेस को रन करते हैं और आजमगढ़ की एक संकरी गलियों से निकलकर स्वीडन तक पहुंचने का सफ़र जो तय इन्होंने किया है वो काफ़ी संघर्ष भरा और काफ़ी चैलेंजेस भरा रहा है। तो छोटी सिटीज़ के लोग इतने बड़े सपने नहीं देख पाते, वो सपने तो देखते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जज्बा जो है भैया के अंदर दिखता है। इनकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे यूथ और बहुत सारे ऐसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, दूसरे देश में जाकर कुछ अच्छी अर्निंग करने की, कुछ अचीव करने की, वो शायद भैया से मोटिवेशन लेके हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू, बिकॉज मेरा बहुत मन था कि हम लोग करें और मैं भी एक साल से वेट ही कर रहा हूँ, तो आज हम लोग मिले हैं तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है आज। मेरा पहला सवाल ये है कि छोटे से शहर आजमगढ़ से निकलकर वहां तक पहुंचने का जो सफर है वो अचानक से कैसे तय किया आपने? अचानक तो नहीं हुआ है ये, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगा है। पहली चीज़ तो ग्रेजुएशन तक मैं यही था, उसके बाद मैंने प्रिपरेशंस की लखनऊ में 3-4 साल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो हुआ नहीं कुछ। उसके बाद फिर मैंने MBA किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं सेल्स में था, फिर सेल्स से मैंने टेक्निकल में ट्रांसफॉर्म किया। मुंबई से मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर से वहाँ गया, तो एक लंबी जर्नी है और बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में बातें कर सकते हैं हम लोग। जैसे आपने बताया कि आपने MBA किया, तो ये जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, अब नॉन टेक्निकल से टेक्निकल फील्ड में जाने का सफर कैसा रहा और इसमें कितनी मुश्किलें आई और इन मुश्किलों को आपने टैकल और हैंडल कैसे किया? तो मेरा, जैसे आपने सही देखा कि मेरा MBA सेल्स से है, तो मैं सेल्स में मैंने जॉब शुरू की इंडिया में। मैंने करीब 15 साल इंडिया में जॉब की, बैंगलोर और मुंबई मिला के। उसके बाद जब मैं स्वीडन गया तो ऑब्वियसली वहाँ लैंग्वेज एक बैरियर है कि आप एकदम से चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्म किया। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के बाद मुझे लगा कि और डीप जा सकते हैं, क्योंकि आप जितना डीप जाएंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से फिर मैं आर्किटेक्ट बना, आर्किटेक्ट से लीड आर्किटेक्ट बना, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट हूँ मैं अभी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेल्फ लर्निंग से ही हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने उसके लिए कोर्सेज किए, थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस कर लिए, लेकिन सारी पढ़ाई यूट्यूब और फ्री ऑप्शंस जो भी होते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है, आप बाकी काम भी करते रहते हैं, तो उसको सेल्फ लर्निंग से करके बेसिकली उस लेवल तक फिर पहुंचा गया है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उस चीज़ से हुआ है बेसिकली। आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, हाँ। उसकी तैयारी आपने छोड़ क्यों दी? सिचुएशन ऐसा है कि ग्रेजुएशन के बाद ही मेरा एयरफोर्स में हो गया था रिटेन टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, बट फाइनल मेरिट हुई तो नहीं हुआ। तो जब मैं रिजल्ट देखने गया तो मैं वापस आया ही नहीं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ये है कि पहले न्यूज़ फैल जाती है, तो मुझे ये था कि मुझे वापस कुछ बन के फेस नहीं करना। तो मैं फिर वहीं रुक गया और लखनऊ में फिर मैंने बाकी प्रिपरेशन शुरू की। लेकिन वो 3-4 साल में कुछ ना कुछ हर साल रिजल्ट्स आते रहे, क्योंकि बैंकिंग में हर दूसरे महीने एग्ज़ाम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट वो रिजल्ट्स निकलते हुए फाइनल नहीं हो रहे थे और उस चक्कर में 2-3 साल और निकल गए। और पारिवारिक स्थिति और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए एक डिसीजन आपको लेना पड़ता है। तो एक दिन ये हुआ कि नहीं, बस अब मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ और आगे की जर्नी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। चूँकि बैंकिंग की प्रिपरेशन थी तो उसके बेसिस पे मैं MBA के भी एंट्रेंस दे सकता था, तो मैंने दे दिए और उसमें हुआ। तो मैंने कहा अब मैं एडमिशन लेके आगे क्या करूँगा, क्योंकि अब मुझे अर्निंग्स में जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन और तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि आप एक जोन में आ चुके होते हैं फिर आप चेंज करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी था उस टाइम पे। तो फिर एक तरीके से मैंने गवर्नमेंट जॉब्स को हमेशा के लिए बोला कि अब मुझे नहीं करना है, टाटा बाय बाय आपने एकदम से। तो आपका भी यह कहना क्या है कि आज का यूथ है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है उसको लेने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसके बाद बहुत वक्त भी उसमें देता है, उसके बाद जब नहीं होता तो बहुत निराश और हताश हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, उसे इतना वक्त देना चाहिए एक चीज़ के लिए, उसे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए?
मेरे हिसाब से अब हम लोग उसको बैकअप के रूप में बात करते हैं कि भाई आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, तो लोग बीटीसी और बाकी सारी चीजें करते रहते हैं, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है बैकअप के रूप में स्किल्स पे काम करना चाहिए। जैसे मेरे लिए एडवांटेज था कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा काम किया था, विशाल भारती, पट्टू सर, एपीसी सबको पता है, तो वहां से थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिला था। तो वो एक स्किल प्लस कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी बहुत वो सब मिला के तभी आगे बढ़ता है। तो बैकअप में अगर आप स्किल्स पे काम करें, एजुकेशन का बैकअप एजुकेशन या जॉब का बैकअप एजुकेशन से आप वो सारी चीज़ें उतनी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से स्किल ओरिएंटेड होना भी ज़रूरी है। और खाली चीज़ अच्छी है, कर सबको होनी चाहिए और तभी होता भी है, लेकिन कभी कभी आपके हाथ में हर चीज़ नहीं होती है। तो कोशिश करिए, लेकिन साथ में आपको वो भी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे कुछ एक टाइम के बाद कब ये डिसीजन लेना है। और कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल और बाकी सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं जो आपको इस चीज़ से गाइडेंस मिलती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जैसा हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ों पे भी सोचना चाहिए, वो ज़रूरी है। पढ़ाई फैसले लेने चाहिए, वक्त के हिसाब से फैसले लेने चाहिए, क्योंकि हमेशा मेरे साथ यही हुआ है कि जब मैंने डिसीजन लिया तो लोगों ने बोला तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम वहां पहुंच चुके हो। लेकिन फिर मैंने किया, जैसे मैंने इंडिया भी छोड़ा तो मेरी सेटल जॉब थी, हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के 50 लाख का पैकेज था, बैंगलोर में घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो और बच्ची भी 3 साल की थी। तो जब हमने बाहर जाने का डिसीजन लिया तो सबने बोला कि मत जाओ, क्योंकि अब तुम सेटल्ड हो। लेकिन हमने किया। सेम तरीके से गवर्नमेंट जॉब में अब तुम ऑलरेडी उस लेवल पे हो कि शायद तुम्हारा निकल जाए, लेकिन वो कंफर्ट जोन क्या होता है, कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक भी होता है। तो मेरा ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अभी भी मैं जिस जॉब को छोड़ के आया हूँ उसमें मेरे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी ये मूव करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें फिर से अटक जाओगे। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। अपना खुद का बिजनेस है, आप किस तरह की कंपनी रन करते हो, इसके काम क्या है? तो हम अब जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट तो सबको पता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सबको पता है, लेकिन हम लोग ERP में B2B इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, जहाँ पे कि फाइनेंस, सप्लाई चेन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑटोमेट किए जाते हैं। तो वो एक सर्विस में काम है। दूसरा बेसिकली क्या है कि शॉर्ट टर्म ये था कि रेवेन्यू बनाना है, तो हमने सर्विसेज शुरू किया, लेकिन लॉन्ग टर्म ये है कि प्रोडक्ट्स पे काम करना है। तो हम प्रोडक्ट है बेसिकली, एक तो वर्कशॉप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी स्टॉकहोम में 50 वर्कशॉप्स में चल रहा है। एक ज्वाइंट वेंचर है वहाँ के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, जो कि एक स्वीडन के, तो वो बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। दूसरा AI में जो कि लेटेस्ट है अभी चीज़ें, तो उसमें हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें कि बहुत सारे यूज केसेस हमने इकट्ठा किए हैं, और उसके बेसिस पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे इंप्लीमेंट करें या क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, AI है क्या, तो वहाँ से शुरू करके और हमने ऑलरेडी यूज केसेस बना के उनके पास ले जाके उनके यूज केसेस सॉल्व कर रहे हैं जी। तो ये 2-3 जो चीजें हैं, इसको मिला के हमने एक ज्वाइंट वेंचर बना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 चीजें हैं तो फोकस अलग अलग होगा और सारे लोग लगेंगे। तो ये चीज इस तरीके से हमने स्प्रेड की। प्लस मेरा सोशल प्लेटफॉर्म भी एक है जिसमें कि मैं जनरली नॉलेज शेयरिंग करता हूँ। dynamiccoe.ai करके एक वेबसाइट है, उसमें मैंने करीब 30 से 35 इंटरनेशनल लोगों को जोड़ा है, और हम लोग बेसिकली डिस्कस करके ई-बुक या बाकी सारी चीजें निकालते रहते हैं जो भी लेटेस्ट है, जो कि उनके लिए है, जो कि उस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर उनको कुछ बेनिफिट मिले उस चीज से। फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ मतलब आपने एक सामाजिक कार्य शुरू किया है। हाँ, और सोशल वर्क बिल्कुल वो हमेशा फैक्टर रहता है, क्योंकि हमको भी उस चीज की कभी जरूरत थी, और कहीं ना कहीं जो यूट्यूब है या जो फ्री चैनल्स हैं, हम लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो चीज मैंने गेन की है, जिससे मुझे मिला है, तो मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट बैक करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ शुरू किया था। भैया आपने AI का नाम लिया कि आपने आप एक AI भी कंपनी रन करते हैं, तो हालांकि मैंने इसके बारे में सुना है, एलन मस्क तक ने ये कहा है कि AI आने वाले वक्त में बहुत घातक होने वाला है, और ये जैसे साइंस एक तरह से अगर बून है तो दूसरी तरफ कर्स भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा कि जो बेसिकली जो डायनामाइट्स या जो ये जितने भी ये क्या बोलते हैं चीजें आई, तो उससे बेसिकली जो एक कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, तो वो हमेशा से ही है, कंप्यूटर में भी है, बाकी सारी भी चीजें हैं। तो AI में भी सेम चीज है। AI में भी जिस तरीके से डीप फेक या जो कंसेप्ट्स हैं उसकी वजह से जो पूरी आइडेंटिटी, वॉइस या बाकी सारी चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, बहुत ही डेंजरस है। तो B2B में
बिजनेस टू बिजनेस जहाँ पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ तो सिक्योरिटी मॉडल होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लाइफ है उसमें अभी सिक्योरिटी मॉडल तो हम अभी उसके लिए रेडी शायद उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स को थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो चीज है वो डेंजरस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर उसको रेगुलेटरी मीडियम से नहीं कंट्रोल किया जाए, जैसे प्राइवेसी एक चीज होती है, अगर उसको ब्रीच किया जाएगा, फोटोज यूज होंगे, चीजें होंगी, तो उसके लिए कड़े कानून हो ताकि लोग डरे ना करें, नहीं तो वो तो डेंजरस है ही है। मतलब आपका एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट करके कुछ भी किया जा सकता है, वॉइस के साथ, हर चीज के साथ। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। तो उसके लिए रेगुलेशन प्लस जो हमारा पुलिस प्रशासन है या जो बाकी सिस्टम्स है उनको भी ट्रेन होकर रेडी होना है, तो वो रेडी नहीं है और हमारे पास AI आ चुका है, तो वो चीज डेंजरस है। भैया तो किसी को लोकल से ग्लोबल फील्ड तक पहुंचना कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो ये है कि इंफॉर्मेशंस हमको नहीं पता होता तो हम अपने आप को रोक लेते हैं कि शायद ये हमको नहीं पता, हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो इंटरनेट से या जो बाकी जो कनेक्शन से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप उसको यूज़ करें तो बहुत कुछ पॉसिबल है। जैसे कि जब मैं स्वीडन में गया तो मेरे पास इंडिया में उस समय लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, 3000 कनेक्शन थे उस समय, और स्वीडन में 0 कनेक्शन थे। लेकिन अब मुझे वहाँ जॉब सर्च करनी थी, ऑब्वियसली हमने जब डिसीजन लिया तो दोनों लोगों को एक साथ जॉब नहीं मिली, मेरी वाइफ को पहले मिली और मुझे बाद में मिली। तो उसके लिए मुझे सर्च करना पड़ा 3-4 महीने। तो मैंने 3-4 महीने में 3000 लोगों को अप्रोच किया, लिखा कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो इतनी आसानी से जॉब ऑन द प्लेट नहीं थी। तो वो जो चीज़ है वो अब आपके पास है, एम्पावरमेंट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या बिकॉज ऑफ जो नॉलेज अवेलेबल है। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अगर है तो उसको किल नहीं करना है, उसको एक्सप्लोर, उसके आंसर्स हैं, आपको एक्सप्लोर करना है। आज के टाइम में अगर कोई ये चीज मुझे बोले कि मुझे ये चीज नहीं आती, तो मैं बोलूंगा कि शायद तुमने टाइम नहीं दिया उस चीज को। जैसे कि मेरे केस में भी है कि सेल्स से मैं एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बना, तो वो भी मैंने लर्न सब कुछ ऑनलाइन ही किया है। तो आजमगढ़ में भी बैठ के या कहीं से भी आप किसी भी चीज से, क्योंकि फोन की वजह से वो एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट की वजह से इंडिया में वो बूंद तो है ही, तो उसको यूज करके आपको दिमाग से वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। वो बहुत जरूरी है। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आज के टाइम में उसकी जरूरत नहीं है बेसिकली। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आजमगढ़ में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल, तलाश करने वालों की कमी है। बिल्कुल है। यहाँ से जो चीजें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली लोगों को लिख के, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस, जैसे मैंने बोला, होने चाहिए। मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है, क्वेश्चन है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, है आंसर्स। तो वो जो प्रोसेस है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आज के टाइम में वो अवेलेबिलिटी है कि आप यहाँ बैठ के ग्लोबल चीजें कर सकते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि मुझे उससे डरना नहीं है, कि ये मेरे लिए नहीं बना है, ऐसा नहीं सोचना है। अभी सब कुछ पॉसिबल है। ये आपके एक शादी के भी कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं, आप वो शादी के किस्से मुझे बताया। आप शादी आपकी लव मैरिज या अरेंज, और लव मैरिज हुई तो कैसे हुई? मैं पढ़ाई लखनऊ में करता था, तो ऑब्वियसली आप इतने प्रेशर में होते हैं। एक तो आजमगढ़ में आप हैं तो वैसे भी मोस्टली जो रिलेशनशिप है यहाँ बहन भाई का ही होता है, तो वो माइंड सेट से आप बाहर नहीं निकल पाते। लड़की है तो ऑब्वियसली ठीक भी है, मैं बोलता हूँ एक रिस्पेक्टफुल भी है, हम लोग जिस कल्चर में है उसकी रिस्पेक्ट भी है। तो बेसिकली आजमगढ़ टू लखनऊ ट्रेवल करता था मैं, क्योंकि मेरे कभी कभी मैं अपने अंकल के यहाँ जाता था। तो जो ट्रेन है उसमें जो लड़की सामने बैठी थी, जस्ट जनरली ऐसे हेलो हाय हुआ। उस समय एक्चुअली नया ईमेल आईडी बनाया था मैंने। तो ईमेल आईडी जस्ट खाली एक्सचेंज हो गई, बस खत्म हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन वो शर्ट जो है वो करीब 6-7 दिन बाद मैंने धुलने के लिए, तब तो हाथ से धुलाई होती थी, तो उसकी चिट जो है उसमें से निकली। तो वो अगर मैंने धुल दी होती तो वही खत्म हो गया होता। तो वो चिट पे जो ईमेल आईडी थी उसको फिर मैंने, मोहब्बत का लिफाफा था उसमें। हाँ, बस खाली नहीं तो वो जनरल था, मतलब जैसे एक मोटिवेशन होता है कि ठीक है मैंने मेल लिखा, मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने आप से थोड़ा वो भी डाउन भी फील करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे मेल पे जनरली लिखा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उधर से रिस्पॉन्स आया, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया कि चलो ठीक है। तो इस तरीके से 10 साल तक चलता रहा। उसके बाद फैमिलीज को कम्युनिकेट करके, कन्विंस करके, क्योंकि ऑब्वियसली हमको सोशली ही चीजें करनी है, बिल्कुल, तो उस तरीके से कन्विंस करके फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर उसके बाद हुई। लेकिन वो मतलब सब कुछ इंसिडेंटल है कि मतलब आप उस ट्रेन में बैठे, उस सीट में कोई बैठा, आपने वो ईमेल आईडी मिस नहीं की, एक कोई स्टोरी है वो एक तरीके से। तो आपने हमें कैसे तलाश किया, हमारे बारे में आपको कैसे पता चला?
मैं चूंकि ऑब्वियसली मैं आजमगढ़ से हूँ, ग्रेजुएशन तक मेरी पढ़ाई यहीं हुई, तो मुझे इंटरेस्ट हमेशा रहता है कि क्या हो रहा है। तो उस बीच में कहीं से पॉपअप हुआ कि एक पॉडकास्ट दिखा मुझे, तो जो मैंने क्वालिटी देखी वो मुझे मतलब लगा कि ये क्वालिटी है बेसिकली। जनरली ये होता है कि भाई वहाँ पे चीज़ें शायद उतनी एडवांस नहीं हो पाई होंगी, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है। तो मैंने फिर लिखा चैट में फेसबुक पे जाके कि मुझे इंटरेस्ट है कि मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। पहला कोशिश यही था कि इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। सही। तो ऑब्वियसली तो खैर तुम लोगों का टैलेंट इतना ऑलरेडी है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला अपनी तरफ से बोलना चाहिए बेसिकली। तो वहां से कनेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि मैं भी मिलना चाहता हूँ। उस मिलने का कुछ आउटकम भी निकले, तो ऑब्वियसली ये आउटकम है बेसिकली आज। बहुत बहुत शुक्रिया भैया कि आपने वहाँ हमें अप्रोच किया और आपने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हमें और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, गाइडेंस भी दी। तो भैया स्वीडन में सबसे अच्छी जगह आपको क्या लगती है, सबसे अच्छी चीज़ स्वीडन की आपको क्या लगती है? स्वीडन का सबसे अच्छा है वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब आपको अगर आप छुट्टी पे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जो आपका टाइमिंग है आप उसी टाइमिंग में काम करते हैं। आपका इंटरवेंशन नहीं कोई करता है कि आपने कुछ किया है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठें। तो कल्चर ही ऐसा है कि एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत खुल के अपनी स्किल्स पे काम करने का या चीज़ों को करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होता है वो करने को बहुत मिलता है पर्सनल लेवल पे। उसके अराउंड नेचुरली बहुत रिच कंट्री है। रोड्स, एनिमल्स, मुझे रैबिट्स दिख जाते हैं घर के पीछे, या डियर्स दिख जाते हैं, हिरन दिख जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप नेचर के बीच में रह रहे हैं बेसिकली। तो आपके अंदर जो चेंजेस है वो, जैसे अशांति की वजह से आपके अंदर चेंजेस अलग हो जाते हैं, तो शांति की वजह से एक अलग चेंजेस आते हैं। जी जी। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आपको डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे में जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब जैसे नॉर्दर्न लाइट है, अगर आप नॉर्वे की तरफ जाएंगे, या फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अनएक्सप्लोर्ड है और भगवान ने खुद अपने स्केच से बनाई हैं चीज़ें। कोई भी चीज़ बहुत फोटोजेनिक है और रियलिस्टिक लगती है, रियलिस्टिक है और नेचुरल है। तो वो जो चीज़ है वो ऑब्वियसली हमें अब कंपेयर करें तो मिसिंग होती है, जो कि और लोग भी उसी हिसाब से काफ़ी कॉन्शियस हैं चीज़ों को लेकर। स्वीडन आप रहते हैं, काफ़ी रोज हो गए आपको, आप आते जाते भी रहते हैं। आपको आजमगढ़ की कौन सी ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती है? अब यार मुझे तो महावीर के समोसे ही पसंद है ज़्यादा लेकिन जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जो लेन्स हैं, कनेक्टेड हैं। तो जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, केपी में खेलते थे, शिबली में खेलते थे, डीएवी में खेलते थे, तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे नॉस्टैल्जिक फील होता है उन सब जगहों पे जाके। प्लस जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे स्टूडेंट, एंड वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मूवी थिएटर्स ऑब्वियसली अब तो बंद हो चुके हैं काफ़ी उनमें से, तो वो सारी चीज़ें पसंद है। स्पेशली शहर में चक्कर मारना, बहुत हर चीज़ को देखना, वापस से रिलेट करना, वो बड़ा पसंद है। शिबली कॉलेज एक मेमोरेबल चीज़ है कि ठीक है सारी चीज़ें वैसे ही मेंटेन रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद, जो कि मेरे पास से जुड़ी हुई हैं, और मैं उन्हें हमेशा आके वही चीज़ें चेक करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुलाकात करके, आपके साथ थोड़ा सा वक्त मिला क्योंकि आप भी हो रहे हैं लेट। आप बैग पैक करके तैयार थे, जाने के लिए रेडी थे, और लेकिन आपने हमें पूरा वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया भैया। आजमगढ़ पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको हमारे साथ? चूंकि मैं खुद बिजनेस में हूँ, तो उसका मतलब होता है कि आपके पास सही टीम होनी चाहिए। तो मुझे लगता है पहली चीज़ तो टीम है। दूसरा चीज़ मोटिवेशन है कि आप लोग कमर्शियली सोच के नहीं कर रहे हो, आप एक पर्पस से कर रहे हो। तो एक बड़ा फैक्टर छुपा हुआ है। तो टीम है, आपस में बॉन्डिंग है, और उसके बाद स्किल्स भी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग स्किल्स है। मैंने अभी देखा कैसे आपने मेरे घर में ही सेटअप बना दिया, जो कि मैं भी सोच रहा था कि मैं कैसे होगा अचीव, मैंने आपको बोला भी था। तो आई मीन ये सारी जो चीज़ें वो सक्सेस फैक्टर हैं। दूसरा ये कि आप लोग मेरे ख्याल से एक विजन पे काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। हर किसी को जुड़ना चाहिए, खाली मेरी बात नहीं। इसीलिए मैं खुद आना चाहता था कि इस चीज़ को सपोर्ट करना है। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, इस पॉडकास्ट को मेरे ख्याल से एक लेवल तक लेके जाना चाहिए।